नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। इस वक्त की बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे, जहां प्रयागराज में त्रिवेणी संगम पर 22.79 लाख से अधिक तथा अब तक 8.26 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने स्नान कर लिया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं प्रयागराज से, जहां महाकुंभ के अवसर पर श्रद्धालु लगातार स्नान कर रहे हैं। अब तक 8.26 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने स्नान किया है। यह आंकड़ा उत्तर प्रदेश की ओर से जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से इसे जारी किया गया है। प्रयागराज में जारी है लगातार संगम में आस्था की डुबकी। श्रद्धालु बहुत बड़ी संख्या में वहां पर पहुंच रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। महाकुंभ का यह बेहद पावन अवसर है और इस अवसर पर कोई भी भक्त या श्रद्धालु इस मौके को नहीं गंवाना चाहता। वो चाहता है कि वह प्रयागराज पहुंचे और वहां पर आस्था की डुबकी लगाए, और इसीलिए प्रयागराज में लगातार संगम में आस्था की डुबकी लगाना लोगों के द्वारा जारी है। बहुत बड़ी संख्या में वहां पर लोग पहुंच रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था, तमाम इंतजाम वहां पर किए गए हैं, जिससे श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की कोई असुविधा न हो। यदि आंकड़ों की बात की जाए तो अब तक कुल 8.26 करोड़ श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है। उसके साथ ही 22.79 लाख से अधिक लोगों ने इधर डुबकी लगाई। हमारे विशेष संवाददाता आनंद सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सीधे उनका रुख करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। आनंद, तो महाकुंभ में लोगों का जो रेला लगा हुआ है, मेला क्षेत्र में जितनी बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, यह अपने आप को लोगों को आश्चर्यचकित कर रहा है कि आखिर कुंभ में इतनी बड़ी संख्या में पूरे विश्व में लोगों की निगाह इस पर है। ऐसे में कैसा माहौल अभी तक वहां पर है और कितनी संख्या में, जो हम बता रहे हैं करोड़ों की संख्या में लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई है, वो कितनी संख्या बढ़कर हो गई अभी तक, और जो इंतजाम किए गए हैं उससे श्रद्धालु कितने संतुष्ट नजर आ रहे हैं? आनंद। बिल्कुल कुणाल, देखिए आस्था और विश्वास का जो ये समागम महाकुंभ लगा है प्रयागराज में, जिस तरह से उसमें श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार हर दिन आ रही है, वो ये बताती है कि किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं, किस तरह से श्रद्धालु वहां पर लगातार जिस तरह से पहुंच रहे हैं। जैसा कि भी आपने बताया, 8.25 करोड़ से भी अधिक श्रद्धालु अब तक वहां पर आज के दिन की बात जब तक है स्नान कर चुके हैं। अगर हम बात करें तो करीब करीब आप ये समझिए कि सुबह 8 बजे का ये आंकड़ा है कि 13 लाख से अधिक श्रद्धालु कुंभ नगरी में प्रवेश कर चुके थे। ये सुबह 8 बजे तक का आंकड़ा है, तो उससे आप समझ सकते हैं कि जब पूरा दिन अभी है, कितनी संख्या में लोग यहाँ पर आने वाले हैं, कितनी संख्या में लोग यहाँ पर डुबकी लगाने वाले हैं। कल्पवास की अगर बात करें, जो 1 महीने के लिए, जो कल्पवास के लिए लोग वहां पर श्रद्धालु आते हैं, 1 महीने टिकते हैं कुंभ में, उनकी अगर बात करें कुणाल, तो वो भी 10 लाख से अधिक की संख्या में ऐसे श्रद्धालु हैं जो 1 महीने के लिए कुंभ में टिके हुए हैं। एक तरह से आप देखिए कि जिस आयोजन को लेकर सरकार ने पूरा जोर लगाया था, पूरा दम लगाया था कि उसको सफल बनाया जाए, वो कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत हो रहा है। शुरुआत के जो 8-10 दिन का कुंभ हो चुका है, उसमें ये प्रतीत हो रहा है कि कुंभ एक सफल आयोजन की तरफ बढ़ता दिखाई दे रहा है। जी आनंद, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद बेहद इसको अपनी पैनी निगाह इस पर बनाए हुए हैं। हवाई सर्वे भी उन्होंने किया है। ऐसे में उनके इंटरेस्ट को देखते हुए भी क्या अधिकारियों को यह पुरजोर तरीके से सुनिश्चित करना जरूरी है कि भाई कहीं कोई कोर कसर ना रह जाए, क्योंकि बहुत बड़ा महाकुंभ का यह अवसर है? बिल्कुल, देखिए कुणाल, ये दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक आयोजन है और यहाँ पर जो श्रद्धालु आते हैं, आप ये समझिए, एक दिन की बात करें या पूरे अगर हम कुंभ की बात करें, तो वो संख्या इतनी होगी पूरे कुंभ में, जो तमाम बड़े देशों के कुछ एक देशों को छोड़ दे तो इतनी किसी देश की जनसंख्या दुनिया में नहीं है जितने श्रद्धालु सिर्फ एक हमारे शहर प्रयागराज में कुंभ नगरी में आ रहे हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि किस तरह की व्यवस्थाएं उनके लिए चाहिए, चाहे सुरक्षा की दृष्टि से हो, चाहे वो सुविधा की दृष्टि से हो। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार न सिर्फ नजर बनाए हुए हैं, बल्कि समय समय पर वो दौरा भी कर रहे हैं। कल मुख्यमंत्री कल भी प्रयागराज में थे, जब उन्होंने जो मौनी अमावस्या का स्नान है 29 जनवरी का, जिसमें 8 से 10 करोड़ लोगों के आने का अनुमान है, उसको लेकर उन्होंने समीक्षा बैठक की थी। तमाम अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए थे जो जरूरी उनको लगा। तो आप ये समझ सकते हैं कि किस तरह की व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं, जो सबसे बड़ी अधिक संख्या में श्रद्धालु के दुनिया में, विश्व में कहीं किसी जगह पर इतनी गैदरिंग नहीं होती है जितनी यहाँ प्रयागराज में हो रही है। बहुत धन्यवाद आनंद आपका, हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये हमारे संवाददाता हमें बता रहे थे लगातार आनंद की किस तरह से बहुत बड़ी संख्या में वहां पर श्रद्धालु पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं, संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। और जितनी संख्या में श्रद्धालु वहां पहुंच रहे हैं, कई देशों की तो इतनी जनसंख्या भी नहीं है। ऐसे में प्रयागराज जैसा शहर
इस दुनिया के नक्शे पर अपना नाम अंकित करने में सफल रहा है। और जिस तरह से संगम में आस्था की डुबकी लगाते हुए पूरे जोशो खरोश के साथ श्रद्धालु और भक्त नजर आ रहे हैं, यह अपने आप में लोगों के लिए और तमाम दुनिया के लिए एक अविस्मरणीय पल है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रविवार सुबह महाकुंभ में त्रिवेणी संगम में स्नान कर पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शनिवार देर रात महाकुंभ मेला क्षेत्र में सेक्टर 7 स्थित राजस्थान पवेलियन पहुंचे। सुबह बोट से त्रिवेणी संगम का उन्होंने अवलोकन किया। उन्होंने त्रिवेणी संगम घाट पर पावन डुबकी लगाने के बाद मां गंगे की पूजा अर्चना की। भगवान महादेव का दूध और गंगा जल से जलाभिषेक किया। मुख्यमंत्री ने मां गंगे की आरती की और बड़े हनुमान जी के दर्शन भी किए। उन्होंने महाकुंभ के महाआयोजन को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। उन्हें इस आयोजन के कुशल संचालन के लिए बधाई दी। इससे पहले मुख्यमंत्री शर्मा का शनिवार देर रात प्रयागराज एयरपोर्ट पर उत्तर प्रदेश के मंत्री नंद गोपाल नंदी ने स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने महाकुंभ में बने राजस्थान मंडप का अवलोकन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने राजस्थान के विभिन्न जनपदों से आए श्रद्धालुओं से भेंट भी की। तो सीएम भजनलाल शर्मा खुद प्रयागराज पहुंचे और उन्होंने आस्था की डुबकी लगाई। महाकुंभ के इस पावन अवसर पर हर कोई प्रयागराज पहुंचना चाहता है, यह इच्छा रखता है, लेकिन सब वहां पर पहुंच जाएं ऐसा संभव भी होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि बहुत अच्छे इंतजाम उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किए गए हैं और बड़े से लेकर छोटे तमाम कद की हस्तियां वहां पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये सीएम भजनलाल शर्मा, राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा को आप देख रहे हैं, वह आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने प्रयागराज में उनके आगमन पर उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री ने उनका स्वागत किया एयरपोर्ट पर। उसके बाद वह राजस्थान मंडप गए, उसका भी अवलोकन उन्होंने किया और उसके बाद वह आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आए। उन्होंने त्रिवेणी संगम घाट पर पावन डुबकी लगाई, मां गंगा की पूजा अर्चना भी की। इसके साथ ही महादेव का दूध एवं गंगा जल से अभिषेक किया। मुख्यमंत्री ने मां गंगे की आरती भी की और इसके साथ ही बड़े हनुमान जी के दर्शन भी किए। उन्होंने महाकुंभ के महाआयोजन को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की काफ़ी प्रशंसा की और उन्हें इस आयोजन के कुशल संचालन के लिए बधाई दी। इससे पहले मुख्यमंत्री शर्मा का शनिवार देर रात प्रयागराज एयरपोर्ट पर उत्तर प्रदेश के मंत्री नंद गोपाल नंदी ने स्वागत किया था। और इस बीच प्रयागराज से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर हम आपको बता दें, जहां कुंभ मेले में जो आग लगी हुई थी उससे भारी नुकसान हुआ है। कुंभ मेले में आग से यह भारी नुकसान हुआ। आग से कई टेंट प्रभावित हुए, खाक हो गए और दूर तक धुएं का गुबार दिखा। तो प्रयागराज की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां कुंभ मेले में आग से भारी नुकसान हुआ है। कई टेंट इसकी जद में आ गए हैं और दूर तक धुएं का गुबार दिखता हुआ नजर आया। हालांकि तुरंत कार्रवाई करते हुए, चूंकि दिन का यह समय था, तुरंत कार्रवाई करते हुए अग्निशमन की गाड़ियां, एनडीआरएफ के जवान वहां पर पहुंचे और उन्होंने आग पर काबू पा लिया। समय रहते हुए बचाव कार्य को सुनिश्चित किया गया, अन्यथा कोई बड़ी घटना हो सकती थी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। हमारे विशेष संवाददाता आलोक सिंह जुड़ चुके हैं प्रयागराज से, सीधे उनका रुख करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। आलोक, तो एक तरफ तो महाकुंभ को लेकर लोगों में गजब का जोश और उत्साह है, लेकिन उसी बीच कल यह घटना हुई जिसने लोगों को यह सोचने पर मजबूर भी किया कुछ हद तक कि आखिर इतने बड़े आयोजन में ऐसी चूक या त्रुटि कैसी हुई। हम आपसे जानना चाहते हैं क्या कुछ हुआ था और अभी मौजूदा स्थिति क्या है। देखिए, देश दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और धार्मिक मेला है। पूरा तंबुओं का शहर बनता है, एक जनपद बकायदे कुंभ नगर के नाम से बसाया जाता है। ऐसे में कई बार पिछले भी कुंभ में इस तरह की घटनाएं हुई हैं, आग लगती रही है। काफी सावधानी के बाद भी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, क्योंकि जितने भी टेंट लगते हैं वहां पर खाने की जो व्यवस्था होती है वो वहीं पर होती है, तो लिहाजा वहां पर सिलेंडर का आवागमन होता है। और ये एक बड़ी घटना हुई थी, एक बड़ा हादसा होते होते बचा है एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, फायर ब्रिगेड और
मेला प्रशासन की एक जो पुख्ता इंतजाम थे उसकी वजह से जो बड़ा हादसा है वो टल गया और आग पर समय रहते काबू पा लिया गया। कोई हताहत नहीं हुआ और खुद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि घटना की सूचना मिलते ही, चूंकि सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहीं पे थे, वो भी तत्काल घटना स्थल पर पहुंचे और निश्चित तौर पे एक बड़ा हादसा चुस्त और व्यापक पुख्ता इंतजाम की वजह से टल गया। तत्काल फायर ब्रिगेड की दर्जनों गाड़ियां वहां पहुंच के एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम वहां पे थी, पैरामिलिट्री फोर्सेस थी, तो ये एक बड़ा हादसा टल गया। और अभी निश्चित तौर पर इसीलिए एक हर जो सेक्टर होता है, हर जो यहाँ पर 20 टेंट के बाद एक फायर ब्रिगेड का ऑफिस बकायदे इसीलिए यहाँ पे बनाया गया है। फायर ब्रिगेड की टीम हर सेक्टर में तैनात रहती है कि आगजनी जैसी घटनाएं, इस तरह की घटनाओं को रोका जाए और यही नतीजा है कि इस वजह से कोई बड़ी आग नहीं लग पाई और इसको समय रहते इस पर काबू पा लिया गया। जी बहुत धन्यवाद आलोक आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। इस बीच एक और बड़ी खबर बिहार के दरभंगा से आ रही है, जहां गेहुआ नदी की बाढ़ ने व्यापक तबाही मचाई है। हजारों एकड़ में लगी फसल नष्ट हो गई है। दरभंगा में गेहुआ नदी की बाढ़ ने यह तबाही मचाई है। अचानक आई बाढ़ के कारण खेतों में पानी भर गया। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं बिहार के दरभंगा से, जहां गेहुआ नदी की बाढ़ ने तबाही मचा दी है। हजारों एकड़ में लगी फसल नष्ट हो गई है। व्यापक तबाही का असर मंजर वहां पर देखने को मिल रहा है। अचानक आई बाढ़ के कारण खेतों में पानी भर गया, जिससे किसान अत्यंत परेशान हो गए। दरभंगा के कीरतपुर प्रखंड क्षेत्र में गेहुआ नदी में अचानक बाढ़ आई। इससे हजारों एकड़ में लगी फसलें जैसे गेहूं, मक्का, सरसों और मसूर बर्बाद हो गई है। ये नदी कोसी नदी के पश्चिमी तटबंध और कमला नदी के पूर्वी तटबंध के बीच बहती है। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन को इस स्थिति की जानकारी दी, जिसके बाद अधिकारियों ने इस पूरे क्षेत्र का निरीक्षण किया। क्षेत्रीय अधिकारी ने फसल क्षति का मुआयना कर वरिष्ठ अधिकारियों को रिपोर्ट भेजने की बात कही है। दरभंगा के कीरतपुर प्रखंड में गेहुआ नदी में आई बाढ़ के कारण सैकड़ों एकड़ में खड़ी फसलें नष्ट हो गई है। इसके साथ ही कुछ गांव भी प्रभावित हुए। झगरुआ, तरवारा, कुबौल, ढांगा, तेतरी, भुभौल और कई इसमें से गांव शामिल है। हमारे साथ हमारे संवाददाता मोहम्मद दानिश जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करेंगे, उनसे और ज्यादा जानकारी लेंगे। दानिश, अचानक से सर्दियों के इस मौसम में बाढ़ की ये खबर लोगों को आश्चर्यचकित कर रही है। ऐसे में यह पूरा मामला है तो आखिर है क्या? जी कुणाल, देखिए गेरुआ नदी में जलस्तर बढ़ने के कारण जो है कीरतपुर प्रखंड के गांवों में पानी आ गया, जिसमें हजारों एकड़ फसल बर्बाद हो गई। इसका मुख्य कारण ये भी रहा कि जो पिछले बार जो बाढ़ आया था और जो बांध को तोड़ा था उसे सही समय पर उसको सही नहीं किया गया था। इसका ये भी मुख्य कारण था कि जलस्तर जो कोसी का एरिया है वो बढ़ने के कारण जो है बांध टूटा हुआ था, उससे जो है सैकड़ों गाँव में पानी घुस गए। अधिकारी ने क्षेत्र का निरीक्षण किया है और ये वरिष्ठ अधिकारियों को रिपोर्ट भी भेजा है। इसका सबसे बड़ा इफेक्ट ये रहा है कि झगड़ुआ, तरवारा, कुबौल और जितने भी गांव हजारों गांव जो है उसमें प्रभावित हुए हैं। अक्टूबर महीने में ही कोसी में बाढ़ टूटने के कारण हुआ था, फिर 4 महीने के बाद फिर से बाढ़ आ गई, जिससे वहाँ के लोगों में काफी परेशानी नजर आ रही है। अभी क्या स्थिति है दानिश वहाँ? अभी ग्रामीण क्षेत्र में जो जहाँ लोग बसे हुए वहाँ पानी नहीं आई है, मगर जो खेत फसल की जो जमीन है वो पूरी तरह से डूब चुकी है। ओके, बहुत धन्यवाद आपका दानिश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। इस बीच मुंबई से अगली बड़ी खबर आ रही है, जहां सैफ के हमलावर की पैरवी के लिए वकील बेताब नजर आ रहे हैं। तो ये बड़ी खबर, सैफ अली खान के ऊपर जो हमला हुआ था उसमें हमलावर जो है उसकी पैरवी को लेकर वकील बेताब दिख रहे हैं। शरीफुल का केस लड़ने की होड़ मची हुई है। केस लड़ने के लिए कोर्ट में ही वकील भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इस तरह से मजिस्ट्रेट ने आखिर आकर बीच बचाव किया। सैफ अली खान पर हुए हमले के आरोपी की बांद्रा की अदालत में पेशी के दौरान कुछ अजीब ही दृश्य कोर्ट रूम में देखने को मिला है। यहाँ आरोपी की पैरवी करने के लिए 2 वकील आपस में ही भिड़ गए। दोनों के बीच धक्का मुक्की भी हुई। हाई प्रोफाइल मामले में हुए सब प्रत्याशित घटनाक्रम को रोकने के लिए मजिस्ट्रेट को रेफरी की भूमिका निभानी पड़ी है। उनके बीच बचाव के बाद ही मामला शांत हो पाया है। उन्होंने वकीलों को एक टीम के रूप में पेश होने का सुझाव दिया है। तो सैफ के हमलावर की पैरवी को वकील बेताब दिखते हुए नजर आ रहे हैं। शरीफुल का केस लड़ने से
उन्होंने इनकार कर दिया है। और ऐसा इनकार लेकिन नजर नहीं आ रहा है, लोग लड़ने को उसके केस को बेताब नजर आ रहे हैं। आखिर ऐसी क्या जरूरत है और ऐसी कौन सी बात है कि उसके केस को पकड़ने के लिए लोगों में होड़ मची है, खासकर वकील के तबके में। शरीफुल का केस लड़ने के लिए होड़ है, यहाँ तक कि मजिस्ट्रेट को रेफरी बनकर वहां पर बीच बचाव करना पड़ा है। और इस पूरे मामले को देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो ये बेहद हाई प्रोफाइल मामले में इस व्यक्ति जो बांग्लादेशी नागरिक बताया जा रहा है, जिसे पुलिस ने, मुंबई पुलिस ने पकड़ा है, उसकी केस लड़ने के लिए वकीलों में गजब की बेताबी है। तो रेफरी बनकर मजिस्ट्रेट ने बीच बचाव किया है। शरीफुल का केस लड़ने की होड़ वकीलों के बीच मच गई है। सैफ के हमलावर की पैरवी करने के लिए वकील बेताब नजर आ रहे हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता सर्वजीत सोनी जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर्वजीत, ये तो बेहद अजीबोगरीब वाकया और मामला अपने आप में हैरान करने वाला है कि एक आरोपी जिसने सैफ अली खान जैसे बड़े स्टार के ऊपर हमला किया है, आखिर उसके केस की पैरवी करने के लिए वकीलों में यह गजब का जोश आया तो आया कहां से? क्या कुछ है पूरा मामला? जिस तरह से हाई प्रोफाइल मामले होने के बाद लगातार जिस तरह से आरोपी को गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तार करने के बाद जब कोर्ट में पेश किया गया तो वहां पे जो वकील है, वकीलों की पूरी फौज है जो उनके सपोर्ट में, आरोपी के सपोर्ट में खड़ी रही। और वहीं इसमें कोर्ट के परिसर में भी काफी हंगामा हुआ, जिसके बाद मजिस्ट्रेट ने खुद सुझाव दिया कि शांतिपूर्वक आप लोग इस कोर्ट जो है आरोपी के जो पक्ष में जो पैरवी कर सकते हैं। दो वकील भी ऐसे थे कि जो आपस में भिड़ चुके थे, दोनों को जो मजिस्ट्रेट ने सुझाव दिया कि शांतिपूर्वक आप दोनों इस केस की पैरवी कर सकते हैं। हालांकि क्राइम ब्रांच की गिरफ्तारी के बाद 5 दिन की कस्टडी में भेजा गया है। 5 दिन की कस्टडी में पुलिस इंट्रोगेशन कर रही है इस मामले को पूरी तरह से, लेकिन वकीलों का जिस तरह से कहना है कि बचाव में उनका कहना है कि जो बांग्लादेशी जो नाम बताया गया है वो बांग्लादेशी के प्रूफ मुंबई पुलिस के पास नहीं है। तो उनके आरोपी के बचाव में कहीं ना कहीं वकील की पूरी टीम वहां पे है। और हाई प्रोफाइल मामला होने के बावजूद बाद ऐसा देखा जा रहा है कि कई वकील आपस में भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं और केस की पैरवी भी कर रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर्वजीत आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए। प्रदेश में हुए अधिकारियों के तबादले के बाद मथुरा में नवागत जिलाधिकारी सीपी सिंह ने प्रभार ग्रहण कर लिया और जिले के अधिकारी और कर्मचारियों के साथ कलेक्ट्रेट सभागार में मीटिंग की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसके बाद कलेक्ट्रेट परिसर का भ्रमण किया और देर रात जिलाधिकारी ने मथुरा शहर के प्रमुख चौराहों और तिराहों का भी निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। एपीएन न्यूज चैनल के साथ उन्होंने खास बातचीत भी की। मथुरा जनपद के नवागत जिलाधिकारी सीपी सिंह जी ने पदभार ग्रहण किया है। पदभार ग्रहण करने के साथ ही ठाकुर बांके बिहारी जी के मंदिर में दर्शन किए और सभी अधिकारियों के साथ यहां पर मीटिंग की है। और पदभार ग्रहण करने के बाद ही लगातार जनपद के चौराहों तिराहों का निरीक्षण कर रहे हैं। जन्मभूमि श्री कृष्ण जन्म स्थान का निरीक्षण किया। इसके साथ ही वृंदावन की कान्हा गौशाला पहुंचे हैं, यहाँ करके निरीक्षण किया है। हमारे साथ में जिलाधिकारी सर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि किस तरह से मथुरा को देखते हैं और आगामी भविष्य में क्या उनकी योजनाएं रहेंगी। जी सर, बहुत बहुत स्वागत है सर मथुरा में। तो मथुरा के लिए सर क्या योजनाएं रहेंगी? देखिए, मथुरा में बहुत ही ढेर सारी विकास की योजनाएं चल रही हैं, जो आप स्वयं भी देख रहे होंगे। प्रतिदिन मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन, बरसाना, गोकुल में ढेर सारे विकास कार्य हो रहे हैं और काफ़ी चेंजेज हो रहे हैं। मैंने आज ही चार्ज लिया है और मैं ये देख रहा हूँ कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या व्यवस्था है, और उसमें देखते हैं कि कैसे क्या और चेंजेज लाएं ताकि जो यहाँ ढेर भारी मात्रा में हमारे श्रद्धालु आते हैं और टूरिस्ट आते हैं, उनको क्या क्या और सुविधाएं मुहैया कराई जा सकें ताकि वो एक बार आकर के मथुरा वृंदावन में बांके बिहारी जी के दर्शन करें, भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि पर जाकर के दर्शन करें, बरसाना, गोवर्धन, गिरिराज जी के दर्शन करें, राधा रानी जी के दर्शन करें और बार बार वो यहाँ आएँ ताकि हमारी जो पुरातन संस्कृति है, सभ्यता है, उससे वो लोग परिचित हों और हमारे आने वाली पीढ़ी भी हमारे संस्कारों को और संस्कृति को जान सके। एक अकस्मात संख्या ज़्यादा होती है तो उसको ईज आउट किया जा रहा है। आप स्वयं भी देख रहे होंगे, यमुना एक्सप्रेस वे से एक 4 लेन रास्ता बना करके यमुना जी पर एक पुल बनाया जा रहा है जिसको सीधे यहाँ टीएफसी पर जोड़ा जाएगा, पागल बाबा जी के आश्रम पे जोड़ा जाएगा। इसी तरीके से सड़कें चौड़ी की जा रही हैं, कट निकाले जा रहे हैं। धीरे धीरे और व्यवस्थाएं कराएंगे जिससे आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा ना हो।
ठीक है, थैंक यू सर। ये हमारे साथ में नवागत जिला अधिकारी श्री सीपी सिंह जी थे, जो कि बता रहे हैं मथुरा जो है एक धार्मिक नगरी है, यहाँ पर श्रद्धालुओं का बहुत ज़्यादा आवागमन रहता है। तो श्रद्धालुओं की सुविधाओं को देखते हुए यहाँ पर उनकी बेहतरी हो सके और उसके लिए विशेष रूप से ये काम करेंगे। इसके साथ ही आज जिस तरह से एक पदभार ग्रहण किया है, उसके साथ लगातार चौराहों का निरीक्षण किया है, तो आगे जो मथुरा की दिशा बदल सके उसके लिए बिल्कुल प्रयासरत रहेंगे। मैं अपने सहयोगी के साथ गिरधर पचौरी, APN न्यूज, मथुरा। झारखंड की राजधानी रांची में नकली नोटों का कारोबार करने वाले 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनके नाम साहिल कुमार उर्फ करण, मोहम्मद साबिर और अबू हुजैफा बताए गए। इनके पास से पुलिस ने 500 रुपए के 2 असली नोट, 500 के 998 नकली नोट यानी 4,99,800 की नकली करेंसी, एक बाइक और 6 मोबाइल फोन जब्त किए हैं। इस बात का खुलासा रांची के सिटी एसपी राजकुमार मेहता ने किया। सिटी एसपी ने मीडिया को बताया कि डीआईजी सह रांची पुलिस कप्तान चंदन कुमार सिन्हा को इन्फॉर्मेशन मिली थी कि अरगोड़ा थाना क्षेत्र के कुलदीप स्कूल गली में कुछ संदेहास्पद लोग वहां पर नकली नोटों का कारोबार करते हैं। साथ ही बताया गया कि किसी ग्राहक को नकली नोट का सप्लाई भी करने वाले हैं। उसके बाद को क्लू लेकर इस पूरे मामले को ट्रेस करते हुए एक टीम गठित की गई और उसके बाद इन लोगों को पकड़ा गया। इस बीच एक बड़ी खबर देहरादून से, जहां यूसीसी की नियमावली तैयार हो गई है। उत्तराखंड कैबिनेट में पेश होगी यह नियमावली। यूसीसी 26 जनवरी से समान नागरिक संहिता को लागू करने की तैयारियां पूरी हो चुकी है। तो यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं उत्तराखंड कैबिनेट से जुड़ी हुई, जहां उत्तराखंड कैबिनेट में यूसीसी पेश होगी और नियमावली के प्रारूप को विधायी विभाग ने मंजूरी प्रदान कर दी है। इसके आधार पर कार्मिकों को प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है, जो 20 जनवरी तक पूरा हो जाएगा। इसका सॉफ्टवेयर भी तैयार हो चुका है। 20 जनवरी को ही कैबिनेट की बैठक भी बुलाई गई है, जिसमें इस नियमावली पर मुहर लग जाएगी। इसके साथ ही स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन जाएगा। हमारे साथ हमारे संवाददाता सतीश कोठारी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सतीश, तो उत्तराखंड वैसे तो अपना नाम दर्ज करवा चुका है पहले राज्य के रूप में जहां यूसीसी लागू होने वाला है, और ऐसे में अब लगभग इसकी सब तैयारियां भी पूरी कर ली गई है। इस तरह कैबिनेट में यूसीसी की पेशी होगी और उसके बाद इसे लागू कर दिया जाएगा। इस पूरे मामले को लेकर अभी तक लेटेस्ट अपडेट क्या है? देखिए, जिस तरीके से लगातार 2022 से चल रहा था कि उत्तराखंड में यूसीसी लागू होगा, तो उसको लेकर लगातार बैठकें चली, लगातार मंथन चला। अब फिर आज बैठक होगी और बैठक में देखा जाएगा, यूसीसी की चर्चा होगी। फिर लगातार जिस तरीके से सीएम दामी 26 तारीख को कह रहे हैं कि 26 जनवरी को जो है यूसीसी लागू किया जाएगा, लेकिन देखना यह है अभी भी घोषणा हो पाती है कि नहीं। लेकिन यह है कि लगातार जिस तरीके से मुख्यमंत्री धामी की कोशिश की कि उत्तराखंड ऐसा पहला राज्य हो जिसमें यूसीसी लागू हो, उसको लेकर लगातार बैठकें हुई। जो यूसीसी की टीम थी वो लोग सभी मंथन कर रहे थे, तो उसको लेकर देखना यह है कि यूसीसी 26 तारीख को जो टाइम दिया है उस पर लागू हो पाता है कि नहीं। लेकिन पूरी तैयारी सीएम दामी का कहना है और भाजपा लगातार कह रही है, भाजपा सरकार, कि यूसीसी पे सभी काम हो चुका है और सिर्फ अब घोषणा ही होनी बाकी है कि उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो गया है। और जो 2022 चुनाव घोषणा पत्र में था वो पूरा होने जा रहा है उत्तराखंड में। उत्तराखंड पहला राज्य होगा जो उत्तराखंड में जो है यूसीसी लागू होगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सतीश आपका तमाम जानकारी देने के लिए। यूसीसी को लेकर नियमावली की तैयारी हो चुकी है। उत्तराखंड कैबिनेट में यूसीसी अब पेश हो जाएगा और उसी के साथ उत्तराखंड यह पहला राज्य बन जाएगा जहां यूसीसी लागू हो जाएगा। तो देहरादून की यह खबर हम आपको लगातार बता रहे थे कि जिस तरह से स्वतंत्रता के बाद उत्तराखंड यह पहला राज्य होगा जहां यूसीसी लागू होगा। संभल हिंसा के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने कहा है कि गिरफ्तार दंगाइयों में से एक मुल्ला अफरोज ने पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं के इशारे पर संभल में हिंसा की साजिश की थी। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों से लूटे गए 15 ब्लैंक कारतूस, एक पिस्टल सहित कई अन्य सामान बरामद किए हैं।
पुलिस अब तक इस मामले में 70 दंगाइयों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। खास बात यह है कि संभल हिंसा में 2 युवकों की हत्या करने वाले आरोपी मुल्ला अफरोज को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक दाऊद के गुर्गे शारिक साठा के इशारे पर अफरोज ने संभल हिंसा के दौरान गोलियां चलाई थी। इस हिंसा में शामिल 2 युवकों की गोली लगने से मौत हुई थी। हमारे साथ हमारे संवाददाता चरण जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करेंगे। चरण, तो कई दंगाइयों के लगातार गिरफ्तार के होने की खबर मिलते जा रहे हैं, ऐसे में अब कुछ और नाम भी जुड़ चुके हैं, इस पूरे मामले के बारे में बताइए। जी मैं बता दूं, जामा मस्जिद का एक सर्वे 24 नवंबर को हुआ था। वहां पर जो है कुछ बलवाइयों ने बलवा कर दिया था, जिसको लेकर जो है अब तक जो है 70 गिरफ्तारियां की जा चुकी हैं। साथ ही 40 नाम दर्ज हुए थे और 2750 लोग जो इसमें जो है अज्ञात में गए हैं। कल एक बड़ी कामयाबी मिली है, जहां पर जो है बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो है अन्य जो देश हैं उनसे जो है तार जुड़े हुए माने जा रहे हैं। जो बलवा हुआ था 24 तारीख को लेकर यहाँ पर लगातार प्रशासन जो है एसआईटी की टीम लगातार जो गिरफ्तारी कल की गई थी उनसे पूछताछ की गई। इस पूछताछ में ये खुलासा हुआ। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया चरण आपका जानकारी देने के लिए। और इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।